हम्म, ओम्स लॉ। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ क्या है। सिंपल सी बात है, अप्लाइड पोटेंशियल और करंट की रिलेशन है। हाई स्कूल में भी हमने टॉपिक पढ़ा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अब देखिए, पहले तो क्या है कि हम एक वायर लिए, ठीक है ना। इस वायर का फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर हो गया या मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब समझते हैं, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेंस कांस्टेंट। तो इस वायर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उस सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है। और उस रैंडम मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, थर्मल मोशन कहते हैं। तो उसके कारण फ्लो होने वाला नेट चार्ज कितना होता है, ज़ीरो। तो थर्मल वेलोसिटी के कारण फ्लो होने वाला जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होता है जब तक हम इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई होगा जब हम इसके अक्रॉस क्या लगाएंगे, बैटरी लगाया। तो हमने इसके अक्रॉस बैटरी लगाया। अब बैटरी लगाई तो बैटरी लगाने पर हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का एरो का मतलब वेरिएबल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है। लेंथ हम इसके मान लेते हैं एल, ठीक है। तो वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ किस लेंथ में, एल लेंथ में। तो चेंज कितना आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव वो छोड़ दी जो भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा, तो ई इज इक्वल्स टू जो होता है वी अपॉन एल, ये हमको मालूम है, ठीक है ना। माइनस डी वी अपॉन डी आर होता था, हमने पीछे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। तो माइनस डी वी अपॉन डी आर में माइनस साइन जस्ट सिग्निफाई दैट पोटेंशियल इज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो छोड़ दीजिए, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। तो अब क्या है कि अगर हम इस वेरिएबल बैटरी से इसका पोटेंशियल लगातार चेंज करें, एल हमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह फिक्स रखा हुआ है, हमने एल में कोई चेंज नहीं करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर हम वी बढ़ाते रहेंगे तो वी अगर बढ़ते रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा था, ड्रिफ्ट था, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा, थर्मल था, रैंडम था, नेट फ्लो कितना था, ज़ीरो था। लेकिन और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन का कोलिजन कैसा था, परफेक्टली इलास्टिक। इलेक्ट्रॉन देखिए, अभी कल किसी बच्ची को एक डाउट था, उसने पूछा था कि ये कोई वायर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव आयन से टकराएगा बैटरी अप्लाई करने से पहले, तो वो अपना देखिए, अब क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं, इन इलेक्ट्रॉन को हमने क्या, इनसे इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इन इलेक्ट्रॉनों को मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहते ही कहते हैं, साथ में गैस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल की तरह होता है। अब गैस के किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 के टी, एक मॉलिक्यूल की। और एक मोल की कितनी होगी, 3/2 आर टी, ये तो मालूम है हमको। 3/2 आर टी एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, 3/2 के टी एक मॉलिक्यूल की, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है। किस में डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। तो जब तक का टेम्परेचर चेंज ना हो तो काइनेटिक एनर्जी में, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो टकराने से पहले जो टेम्परेचर था, टकराने के बाद जो टेम्परेचर, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व। तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है अगर आपने कोई बैटरी या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, बैटरी लगाने से आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करोगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या आएगा, एक्सिलरेशन आएगा। उस एक्सिलरेशन से क्या होगा, व्हाट इज एक्सिलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक्सिलरेशन है तो एक्सिलरेशन से आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगा, बढ़ रहा है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन में आपकी जो वेलोसिटी चेंज हुई थी बैटरी लगाने के बाद, वो वेलोसिटी कोलिजन में वो लॉस कर देगा। तो वो कोलिजन जो रहा परफेक्टली इन इलास्टिक रहा। तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन इलास्टिक भी है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन इन इलास्टिक भी है। वो डिपेंड करता है बैटरी लगाने से पहले की बात चल रही है या बैटरी लगाने के बाद की बात चल रही है। अप्लाइड पोटेंशियल, बैटरी लगाने से पहले जो आपका कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है। जो वायर गर्म हो रहा है हीट के फॉर्म में दिख रहा है, तो बैटरी का तो एनर्जी है, बैटरी ने एनर्जी दिया, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के, वही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सिलरेशन आया, एक्सिलरेशन से आपके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हुआ ड्रिफ्ट के कारण। जो भी अब कल एक बात और बताई थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, रिजल्ट में मिलाकर तो ड्रिफ्ट कर रहा है।
तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो उसने गेन किया दो सक्सेसिव कोलिजन में इस बैटरी से कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो लॉस करेगा और वही एनर्जी हमको हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। ठीक है, शायद ये डाउट क्लियर हो गया हो। अब देखिए क्या है, कितना पोटेंशियल लगा है वी पोटेंशियल को अगर हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करें, तो अगर वी पोटेंशियल को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे तो इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा, तो ड्रिफ्ट आपका कंटिन्यूसली बढ़ना है। ड्रिफ्ट बढ़ना है। अभी हम लोग एक रिलेशन, कल हमने आई के एक रिलेशन बीच में पढ़ा था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ड्रिफ्ट जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। दैट इज़ कन्फर्म है कि पोटेंशियल के बढ़ने पर करंट बढ़ेगा। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पोटेंशियल के बढ़ने पर करंट का वैल्यू घटता भी है। नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा, उसको आगे सीखेंगे। लेकिन बेसिकली पोटेंशियल के बढ़ने में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ठीक है ना। फिर सुनिए क्या, पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्रिफ्ट बढ़ेगा, और ड्रिफ्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्रिफ्ट बढ़ेगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि पोटेंशियल के बढ़ने पर करंट का वैल्यू हमारा बढ़ना है। ठीक है ना। अब ओम्स ने क्या कहा, ओम्स ने क्या नोटिस किया, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लॉ है, थ्योरेटिकल लॉ नहीं। दो टाइप के लॉज होते हैं, थ्योरेटिकल लॉज होते हैं, एक्सपेरिमेंटल लॉज होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर्स में, मेटेलिक कंडक्टर की बेसिकली लिक्विड कंडक्टर की बात नहीं चलेगी, हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करेंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन की बात नहीं करेंगे। तो ओम्स लॉ अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। मेटेलिक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेंगे, वहाँ पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अगर किसी वायर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल लगाया, तो वी बढ़ाने पर उसमें करंट का वी आया तो करंट की वैल्यू आई आएगी। ठीक है ना, वी आया तो करंट की वैल्यू आई आई। तो ओम्स ने क्या नोटिस किया कि V प्रपोर्शनल टू आई मेटेलिक कंडक्टर में, V प्रपोर्शनल टू I, V प्रपोर्शनल टू I मतलब अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जब आप पोटेंशियल को दुगना कर रहे हैं तो करंट भी दुगनी हो जा रही है, पोटेंशियल को आधा कर रहे हैं करंट भी आधा हो जा रही है, पोटेंशियल को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं करंट भी 3 टाइम्स हो जा रही है। लेकिन कब, व्हेन फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा। मैकेनिकल स्ट्रेन में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लेंथ वगैरह में कोई लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया या फिर टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो उस केस में हम ओम्स लॉ एप्लीकेबल कहेंगे। तो ये ओम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो V इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया तो R लगाया इनटू I। तो वेयर R इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बस R एक कांस्टेंट है। तो R अगर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल, अगर R वेरिएबल है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये बात याद रखिए भाई, R वेरिएबल हो भी सकता है, R कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है तो R इज ए कांस्टेंट, तो R एक कांस्टेंट रहेगा। V इक्वल टू आई, R या आर आई इज ओम्स लॉ, इज ओम्स लॉ नो, ये केवल ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ तब है जब R क्या है, कांस्टेंट। अगर R कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ भी नहीं है, जस्ट इट इज इक्वेशन। तो क्या है ओम्स लॉ, चलिए एक स्टेटमेंट में इसको पूरा करते हैं। व्हेन फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा remains constant, then the potential difference applied across the end of a wire is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है, याद हो गया। if physical conditions like temperature or mechanical strain etc remains unchanged, then the potential difference applied across the end of a wire is directly proportional to the current flowing through it, to V proportional to I। लेकिन कब, when temperature, mechanical strain और other physical quantities remains unchanged। तो V proportional to I या V equal to R into I, R is a प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो R क्या है यहाँ पर, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग ओम्स लॉ कहेंगे, जिसको हम लोग एक कांस्टेंट कहेंगे। कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस है, क्या है तो क्या है, दूर की बात है। ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ। व्हाट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इस R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा, अब इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा, देखिए एक काम करते हैं। मुझको किसी वायर में I एम्पियर करंट चाहिए, मुझको किसी वायर में I एम्पियर का करंट चाहिए, मेरे को I एम्पियर करंट चाहिए। अब देखिए वायर में करंट कब फ्लो होगा, वायर के पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यस वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल वो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन उस मोशन से चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। नेट फ्लो कितना है, जीरो है। क्यों, क्योंकि वो थर्मल वेलोसिटी है, नेट फ्लो जीरो है। करंट कब फ्लो होगा, जब हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी लगाने से क्या होगा सर, बैटरी लगाने से आपके पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट करे, ड्रिफ्ट करने से
करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो करंट कब फ्लो होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर सेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब सेट होगा? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या है? इक्वल टू वी अपॉन एल। तो जितना ज़्यादा वी लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा, करंट उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट इज इनडायरेक्टली करंट फ्लो कराना है तो हमको अप्लाई करना है वी वोल्ट। तो आई एम्पेयर के लिए मैंने कितना अप्लाई किया? वी वोल्ट। तो अगर मुझको 1 एम्पेयर चाहिए होता तो 1 एम्पेयर के लिए कितना चाहिए भाई? वी अपॉन आई। वी अपॉन आई, वी अपॉन आई वोल्ट पर एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? वी अपॉन आई। तो व्हाट इज वी अपॉन आई सिग्निफाई? वी अपॉन आई जस्ट सिग्निफाई हाउ मच पोटेंशियल इज अप्लाइड टू फ्लो यूनिट अमाउंट ऑफ करंट। 1 एम्पेयर को फ्लो करने के लिए कितना करंट, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी अपॉन आई। नाउ वी, हमने अब दो या एक वायर ये लेते हैं, एक वायर ये लिया, दो, एक और लेते हैं, 3 वायर लेते हैं, ठीक है ना। 3 वायर लेते हैं सेम डायमेंशंस की, जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ है, वही इसकी लेंथ है, जो इसका एरिया वो इसका एरिया वही इसका है, तीनों की लेंथ क्या है? सेम। तीनों का एरिया भी क्या है? सेम। तो दे मतलब ऑल थ्री हैव सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉसिंग। मतलब तीनों की फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉसिंग सब सेम है, ठीक है। लेकिन तीनों का मटेरियल अलग अलग है। मान लीजिए कोई सिल्वर है, कोई एल्यूमिनियम है, कोई कॉपर है, तीनों में डायमेंशंस अलग अलग है। बाकी मटेरियल डायमेंशन सेम है, सॉरी, मटेरियल सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो मुझसे कहा गया कि पहले वायर में 1 एम्पेयर फ्लो कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई। दूसरे वायर में भी 1 एम्पेयर फ्लो कीजिए और तीसरे वायर में भी 1 एम्पेयर फ्लो कीजिए। मुझको तीनों वायर में 1 एम्पेयर फ्लो करने को बोला गया। मुझसे यहाँ बोला गया कि आप यहाँ भी 1 एम्पेयर फ्लो कीजिए, यहाँ भी 1 एम्पेयर फ्लो कीजिए और यहाँ पर भी 1 एम्पेयर फ्लो कीजिए। तीनों जगह आपको 1 एम्पेयर फ्लो करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर करंट अगर फ्लो करना है तो हमने क्या करना है भाई? इन वायर के क्रॉस क्या लगानी पड़ेगी? बैटरीज। तो इसके क्रॉस बैटरी लगाना पड़ेगा। मैंने पहले वायर के क्रॉस बैटरी लगाई, ठीक है ना। दूसरे वायर के क्रॉस बैटरी लगाई, तीसरे वायर के क्रॉस लगाई, तीनों में बैटरी लगाई। अब बैटरी लगाने के बाद मैंने बैटरी को और साथ में एक एमीटर वोल्टमीटर कैसे जोड़ते हैं आपको मालूम है। तो वोल्टमीटर वेरिएबल रिहोस्टेट से मैं लगातार वोल्टेज को चेंज किया। वोल्टेज अगर मैं लगातार चेंज करते रहूँगा तो करंट की वैल्यू भी लगातार अपनी चेंज हो रही। तो जैसे करंट केवल 1 एम्पेयर आया तो वोल्टमीटर से मैंने रीड कर लिया कि हाँ भाई मैंने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है ना। तो देखा कि तीनों में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन 1 एम्पेयर करंट फ्लो करने के लिए तीनों में अप्लाइड पोटेंशियल अलग अलग है। यहाँ पर 1 एम्पेयर के लिए मान लीजिए कम वोल्टेज लगाना पड़ा, यहाँ पर 1 एम्पेयर करंट फ्लो करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ा और यहाँ पर 1 एम्पेयर फ्लो करने के लिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ा। तो वायर ए में 1 एम्पेयर फ्लो करने के लिए आपने कुछ वोल्टेज लगाया, वायर बी में कुछ वोल्टेज लगाया, वायर सी में, तीनों में करंट का वैल्यू कितना है? 1 एम्पेयर, लेकिन तीनों में अप्लाइड पोटेंशियल अलग अलग है। तो 1 एम्पेयर का करंट को फ्लो करने के लिए जहाँ जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी वहाँ लॉस हो रही है, मतलब उस वायर ने करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्टिव उतना ही ज़्यादा किया। तो इसलिए वी अपॉन आई क्या है? दिस इज रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ये बता रहा है कि भाई 1 एम्पेयर को मेंटेन रखने के लिए आपको इतना ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मतलब आपका वायर करंट को फ्लो करने में रेजिस्टिव उतना ही ज़्यादा कर। तो इसलिए वी अपॉन आई को हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। और यहाँ से वी अपॉन आई किसके बराबर आ रहा है? आर। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इसलिए इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल, ज़्यादा टिपिकल सारी बातें आ चुकी हैं, छोटी छोटी सारी बातें आ चुकी हैं। अब देखिए फिर से इसको एक बार और डिस्कस करते हैं। क्या है ओम्स लॉ? ए फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर or temperature, mechanical strain, etc. remains constant, then the potential difference applied across the end of a wire is directly proportional to the current flowing through it. तो उसमें फ्लो अप्लाइड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। तो V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी हैं, लीनियरली प्रोपोर्श V और I, ठीक है। V प्रोपोर्शनल इक्वल टू कितना रहा? R I। R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। कैसे पता लगा? I एम्पेयर को मेंटेन, माना लेट वी एज्यूम दैट वी अप्लाइड द पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट टू मेंटेनिंग ए करंट ऑफ I एम्पेयर। तो I एम्पेयर को मेंटेन करने के लिए हमने कितना वोल्ट लगाया? V वोल्ट। तो 1 एम्पेयर को मेंटेन करने के लिए कितना लगाएंगे? V अपॉन आई। तो व्हाट इज V अपॉन आई? V अपॉन आई इज जस्ट सिग्निफाई हाउ मच पोटेंशियल इज अप्लाइड टू फ्लो यूनिट अमाउंट ऑफ करंट। 1 एम्पेयर को फ्लो करने के लिए आपने कितना पोटेंशियल लगाया, ये V अपॉन आई रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इनडायरेक्टली क्या है कि जिस वायर में 1 एम्पेयर को मेंटेन करने के लिए आपको जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मतलब उस वायर में करंट के फ्लो का अपोज भी उतना ही ज़्यादा हुआ है, मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है। तो आर इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है ना। चलिए भाई अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। आर इज इक्वल टू वी प्रोपोर्शनल टू
आई, ठीक है। v की पावर 1 i की पावर 1, तो v इक्वल टू आर आई। आर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। अब ग्राफ खींचते हैं तो मैं इसको v बोला, ठीक है, और इसको मैं i बोला। v और i, इस एक्सिस को हमने v एक्सिस बोल दिया, इसको i एक्सिस बोल दिया। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक ग्राफ और कर लेते हैं। इसमें हम लोग इस एक्सिस को हम लोग i एक्सिस मान लेते हैं, इस एक्सिस को हम लोग i एक्सिस मान लेते हैं, और इस एक्सिस को हम लोग v एक्सिस मान लेते हैं। तो एक i एक्सिस हो गई और एक v एक्सिस, ठीक है। i और v और i, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना का? आ रहे हैं। इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स से। ये हम लोग 11th में और शुरुआत में जब हमने पहला यूनिट स्कूल में पढ़ रहे थे बहुत डिस्कस किया भी। तो y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करते हैं तो यहाँ y की पावर कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? 1, m क्या था? एक कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको? स्लोप कहते हैं। और m इक्वल टू कितना होता है बताइए? m इक्वल टू tan ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? उस लाइन का एंगल, और कहाँ से मेजर होता है? x से। तो यहाँ कहाँ से मेजर करेंगे? आई से। तो यहाँ पर m स्लोप था, तो स्लोप करने का मतलब भाई मैंने इसको x एक्सिस कहा, ये वाली एक्सिस y एक्सिस आई। तो x और y के बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट, क्योंकि y और x सिंगल पावर में अगर m कांस्टेंट है, तो यहाँ तो m कांस्टेंट ही है। तो ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा है तो m इक्वल टू कितना है? tan ऑफ थीटा। अगर ये लाइन ऐसी होती, ये x एक्सिस होता, ये y एक्सिस होता, और लाइन कुछ इस तरीके से आती, तो एंगल हम लोग ये वाला मेजर करते हैं, मालूम है ना? कहाँ से मेजर करते हैं? x की जहाँ वाला लाइन कट कर रहा है उसका आगे का पॉजिटिव पार्ट से। तो m इक्वल टू कितना होता है? tan ऑफ थीटा। तो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? हमेशा x एक्सिस। एंगल हमेशा हमारा x एक्सिस से मेजर होगा। कंपेयर करें तो x का हम कौन कर रहा है? i। तो यहाँ पर किससे मेजर होगा? i से। तो यहाँ पर किससे मेजर होगा? x से। तो x से जितना, x से जिस लाइन का, दो लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करूँ a और b, तो a और b में a का एंगल कितना है? थीटा 1। b का एंगल कितना है? थीटा 2। तो किसका एंगल बड़ा है? b का। अगर b का एंगल बड़ा है तो b का स्लोप भी बड़ा है। कहाँ से मेजर करना है? x से। v इक्वल टू आई आर में कहाँ से मेजर करना है? i से, ठीक है। तो भाई मैंने एक लाइन खींचा। पहली बात तो कन्फर्म है कि v की पावर 1 है, i की पावर 1 है, और r कांस्टेंट है, तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पे ग्राफ जो आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, कोई मटेरियल है ए, उसके लिए ग्राफ खींचा, स्ट्रेट लाइन है। दूसरी के लिए खींचा, दूसरा मटेरियल मेरे पास था, उसके लिए बी, उसके लिए स्ट्रेट लाइन। तो मटेरियल ए और बी, हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल थी। दोनों मटेरियल की दोनों मटेरियल्स की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, और उसके अक्रॉस हमने अप्लाइड पोटेंशियल को कंटिन्यूसली चेंज किया। अब कंटिन्यूसली चेंज करने पर करंट भी उसी रेशियो में चेंज हो रही है जिस रेशियो में पोटेंशियल चेंज हुआ। तो इसका मतलब ओम्स लॉ वैलिड है। अब ए और बी में एंगल कहाँ से मेजर करना है? आई से। आई यहाँ पर इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई यहाँ है, तो आई से किसका एंगल बड़ा है? ए का। और बी का एंगल क्या है? छोटा। तो ए का रेजिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा किससे? बी के रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब यहाँ पर वही खींचते हैं, ए और बी एक्स से चेंज हो गए। देखो वी और आई, ए और बी, तो ए और बी है। तो अब अगला क्या है कि यहाँ पर आई से किसका एंगल बड़ा है? यहाँ पर किसका एंगल बड़ा है? एंगल कहाँ से मेजर करना है? आई से। तो यहाँ पर किसका एंगल बड़ा है? आई से। ए का बी का एंगल बड़ा है और ए का एंगल छोटा है। तो इसका मतलब बी का रेजिस्टेंस जो होगा वो ए के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा इस केस में। तो ये कौन सा लॉ हो गया? ओम्स लॉ। अगर हम लैब में या कहीं पर भी कोई एक्सपेरिमेंट या कोई भी हमको न्यूमेरिकल लिया और उसमें v और i के बीच में हमको कोई ग्राफ अगर दिया, अगर वो ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट है, तो हम कहेंगे इसमें ओम्स लॉ वैलिड है। इस ग्राफ को, जो सिंगल ग्राफ यहाँ पर, इसको हम लोग वी आई, लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो ओम्स लॉ बोले, ओम्स लॉ बोले, या फिर लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ओम्स लॉ बोले, ओम्स लॉ बोले, या फिर लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक बोले, दोनों का मतलब एक है। तो इट इज़ ओम्स लॉ। समझ में आ गई बात? इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर etc. remains constant, then the potential difference applied across the end of a wire is directly proportional to the current flowing through it. V proportional to I. V equal to RI. R is a proportionality constant. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि V equal to I is the statement of Ohm's law, क्या V equal to I Ohm law है? आप कहेंगे सर इट इज़, ये ओम्स लॉ केवल तब होगा जब आर कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट हो भी सकता है और आर कांस्टेंट नहीं भी हो सकता। अगर आर कांस्टेंट है तभी इक्वल टू किस में कन्वर्ट होगा? प्रोपोर्शनैलिटी में। अगर आर कांस्टेंट है तो, अगर आर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं। तो इट इज़ नॉट द इक्वेशन, इट इज जस्ट द इक्वेशन बिटवीन वी आई और आर। इट इज़ नॉट द ओम्स लॉ, इट इज़ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ केवल तब होगा जब आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर आप इससे बोलते हैं कि कैन वी इक्वल टू, इज वी इक्वल टू आई आर इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, तो नो, बेसिकली नो। लेकिन हाँ, केवल तब जब आर क्या है? और अगर आर कांस्टेंट है तभी ये जो है ये ओम्स लॉ, अदरवाइज ये ओम्स लॉ नहीं।
इट इज़ ओम्स लॉ, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, ओम्स लॉ कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। ओम्स लॉ का हम लोग अभी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए डेरिवेशन फॉर ओम्स लॉ तो बड़ा आसान से, कोई वायर लेंथ कितनी है एल है, कैप लगाया, बैटरी, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो आएगा जब बैटरी लगेगी वायर के अंदर, तभी वो ड्रिफ्ट करेंगे, तभी करंट भी आएगा। कितना पोटेंशियल है वी वोल्ट, कितनी लेंथ है एल है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए स्मॉल एन, वही स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, एल लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ये इतना हो गया, बाकी देखते हैं जो भी है। कितना पोटेंशियल लगाया वी वोल्ट, कितना लेंथ है एल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप होगा ई, वट इज ई, इक्वल टू कितना होगा वी अपॉन एल, कहाँ से कहाँ को होता है डायरेक्शन वी, ई का इलेक्ट्रिक डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव, तो ये भी कौन सा होगा पॉजिटिव, ये कौन सा टर्मिनल है नेगेटिव, तो ये भी कौन सा होगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ई इक्वल टू वी अपॉन एल, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे, कहाँ को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे, एक्चुअल मूव नहीं करेंगे। याद रखिए ये जो एफ ई दिखा रखा है इसके अलोंग इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करें, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल मोशन नहीं करें, इलेक्ट्रॉन जस्ट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो कितना फोर्स लगा एफ इलेक्ट्रॉन पे, कितना होगा फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, कौन है इलेक्ट्रॉन माइनस ई, तो कितना रहा भैया आपका माइनस ई इंटू ई, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। माइनस साइन का सिग्निफाई कर रहा है उसका अपोजिट है। व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, एफ जहाँ फोर्स होगा वहाँ एक्सलेशन भी होगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है भाई एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, कल भी हम कर चुके हैं, तो एक्सेलरेशन इतना निकल के आपको एक्शन की जरूरत है हमको, ठीक है। ये क्या है वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है ना, अगर हम केवल ए का मॉड लें तो ए का मॉड कितना होगा भाई हमारा, तो ए का जो मॉड होगा मॉड ऑफ ए, ठीक है ना, मॉड लेंगे तो मॉड यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे, तो कितना होगा माइनस ई ई अपॉन एम, ठीक है। मॉड लेते ही आपको मालूम है कि डायरेक्शन का झंझट खत्म, तो ए इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम, तो केवल इतना मैग्नीट्यूड एक्सलेशन का है, ई इतना निकल का है। देखिए भाई एक्सलेशन किस में डिपेंड कर रहा है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई अपन एम का रेशियो आपका कांस्टेंट रहता है, तो इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन किस में डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए ई और एम का रेशियो कांस्टेंट है, तो ए प्रोपोर्शनल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई अपन एम का रेशियो तब तक कांस्टेंट जब तक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा ना हो, ये हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन में आगे जाके। तो ए प्रोपोर्शनल टू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेशियो में बढ़ेगा एक्सीलरेशन भी उस रेशियो में बढ़ेगा। अगर आप पूछेगा ए और ए के बीच में, ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इक्वल टू इतना, तो ई का वैल्यू कितना है वी अपॉन एल, तो ए इज इक्वल टू कितना रहा ई की जगह में कितना देते हैं वी अपॉन एल, तो वी अपॉन एल रखेंगे तो ई वी अपॉन एम एल, तो ये क्या आ गया बेटा अपना, ये क्या आ गया हम लोगों का एक्सेलरेशन आएगा, तो ए इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए अब ध्यान देना, बहुत सारे इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, होंगे, मानना क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में से हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ला के हम एन इलेक्ट्रॉन करते हैं एन, ठीक है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली U1 U2 U3 एंड सो ऑन UN, ये इनकी थर्मल वेलोसिटीज़ हैं मान लीजिए, ठीक है। अब थर्मल वेलोसिटीज़ इनकी जो रही है U1 U2, अब मान लीजिए देखिए क्या है कि यहाँ से यहाँ तक टकराया, यहाँ से यहाँ कोलिजन हमने रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा था ना, तो यहाँ रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा टाउ1, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा टाउ2, तो इनके थर्मल वेलोसिटीज़ इनिशियल वेलोसिटीज़ U1 U2 U3 UN एंड सो UN है। मान लेते हैं कि ये कोलाइड कर रहे हैं और इनके रिस्पेक्टिव रिलैक्सेशन टाइम हमारे टाउ1 टाउ2 टाउ3 एंड सो ऑन
टाउ के ऊपर नहीं लगा, टाउ के रिप्रेजेंट करा टाइम को। यू के ऊपर क्या लगा, एरो, एरो लगाना जरूरी है। यू हमको एवरेज वेलोसिटी जीरो करना है, और वेलोसिटी का ही एवरेज जीरो होगा, स्पीड का एवरेज कभी जीरो नहीं होता है। तो याद है कुछ बुक्स में एरो नहीं लगा है, एरो लगाना कंपलसरी है। तो मान लीजिए, और देखिए एक्सेलरेशन कितनी खास बात है। ई क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों का चार्ज क्या रहेगा, सेम। सभी इलेक्ट्रॉनों का मास भी क्या है, सेम। सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए अप्लाइड पोटेंशियल वैल्यू भी क्या होगा, सेम। और हमने फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेन लाइक लेंथ और एरिया कांस्टेंट रखा है, तो ये भी कांस्टेंट। तो ए सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम इसका वेक्टर यूज़ करेंगे। तो हर टक्कर में मान लो कि इलेक्ट्रॉन कोई एक टक्कर किया, तो उस टक्कर में कुछ टाइम लगा टाउ 1, तो उस टक्कर के बाद पॉजिटिव है, इन दो पॉजिटिव के बीच में मान लो कि टाउ 1 टाइम लगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी में ड्रिफ्ट किया, या वेलोसिटी में चेंज किया, वो टकाने पे क्या कर दिया, लॉस कर दिया, फिर से अपने इनिशियल वैल्यू में ह्यूमन में आ गया, चलते रहेगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उस एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। तो लेट आफ्टर ईच कोलिजन देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज आर v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn आपका हो गया, ठीक है ना। तो u1 u2 u3 u1 u2 u3 एंड सो ऑन u1 क्या है, दियर थर्मल वेलोसिटी। टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 1 क्या है, दियर रिलैक्सेशन टाइम। एंड आफ्टर ईच कोलिजन दियर वेलोसिटीज इज v1 v2 v3 एंड vn। अब मीन्स अच्छा v व्हाट इज v1, बेसिकली v1 क्या है, v1 देखिए अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v1 इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, टाउ 1 ए सबके लिए सेम रहेगा, टाउ सबके लिए अलग। देखिए v कौन सी वेलोसिटी है, कोलिजन के एंड में, u1 कौन सी वेलोसिटी उसके स्टार्ट में, ए टाउ 1 क्या है उसका ड्रिफ्ट, ए टाउ 1 क्या ड्रिफ्ट। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो देखिए कल ये कुछ क्या नाम है इसका, प्रियांशी कुमार पूछे, ध्यान देना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले है, और जो दूसरा है वो दूसरे पेन से बना देता हूँ, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद है, मान लीजिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कहाँ गया, कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले यू मान लेते हैं, ठीक है ना, u1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को लगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, इसको मान लेते हैं हम लोग v1, ठीक है ना, u1 v1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को, यहाँ को, फोर्स कहाँ को होगा, इलेक्ट्रॉन में अपोजिट, एक्शन भी कहाँ को अपोजिट, तो v1 प्लस देखिए वेक्टर सम u1 प्लस ये कौन है, ये है a टाउ 1, तो ये a टाउ 1 हो गया, u1 प्लस a टाउ 1 इक्वल टू v1, तो v1 इक्वल टू देखिए v1 इक्वल टू कितना, v1 इक्वल टू कितना है, v1 इक्वल टू u1, ये क्या है थर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ए टाउ 1 क्या है जो आपका ड्रिफ्ट होगा, और यही उसने क्या करना है, कोलिजन में लॉस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले आपके पास केवल थर्मल वेलोसिटी है, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए टाउ 1 वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया है, वो एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हर कोलिजन में क्या होता रहेगा, लॉस होता रहेगा। लेकिन जस्ट बिफोर कोलिजन उसका वेलोसिटी कितना है, v1 प्लस v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए कितना होगा, v2, तो v2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, u2 प्लस ए टाउ 2, ठीक है। तीसरे वाले के लिए कितना होगा, v3 एंड सो ऑन। अगर हम लोग करें तो nth के लिए कितना होगा, vn इज इक्वल्स टू un प्लस ए टाउ n, ठीक है। तो ये सबकी रिस्पेक्टिव ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकाला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखिए थर्मल वेलोसिटी के ऊपर क्या हुआ है, सुपर इम्पोज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर के ऊपर क्या हुआ, सुपर इम्पोज। अब इनका एवरेज निकालते हैं, तो इनके एवरेज को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो vd इज इक्वल्स टू कितना बताइए, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn अपॉन n, एवरेज निकाला। इन सब के लिए पुटअप करते हैं, v1 कितना है, u1 प्लस ए टाउ 1, v2 कितना है, u2 प्लस ए टाउ 2, v3 कितना है, u3 प्लस ए टाउ 3, vn कितना है, u1 प्लस ए टाउ 1, सो चलते रहेगा। तो vd इन सब का लिए पुटअप करते हैं, तो vd इज इक्वल्स टू v1 कितना है, u1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है ना। v2 कितना है, v2 जो है वो है आपका u2 प्लस ए टाउ 2, तीसरा वाला u3 प्लस ए
टाउ थ्री एंड सो ऑन कहाँ तक वी एन कितना है यू एन प्लस ए टाउ एन, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया अपॉन कितना है अपॉन एन, ठीक है। तो अब इसमें से हम यू थर्मल वेलोसिटीज को सेपरेट करते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट प्लस थर्मल वेलोसिटीज को ऊपर ही तो सुपर इम्पोज हुआ था। तो वी डी इज इक्वल्स टू कितना है यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, हमने यू 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 सेपरेट कर दिए एंड सो ऑन कितना यू एन, ठीक है ना, प्लस ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ थ्री प्लस एंड सो ऑन। सब में ए क्या था कॉमन, ए कॉमन क्यों है क्योंकि सभी ई अपॉन एम का रेशियो सेम, वी अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। ए कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन लेंगे तो कितना है भाई टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री, टाउ टाइम है तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको पैर नहीं लगा हुआ है, अपॉन एन, एन आ गया। तो इतना प्लस इतना अपॉन एन, तो इतना अपॉन एन प्लस इतना अपॉन एन, ए प्लस बी अपॉन सी, मतलब ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी सेपरेट कर देते हैं। तो वी डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वी डी इक्वल टू यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड सो ऑन यू एन, ठीक है, अपॉन एन प्लस ए कॉमन आ गया तो कितना बचा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एंड सो ऑन टाउ एन अपॉन एन, ठीक है ना। देखिए व्हाट इज यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन अपॉन एन, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी मतलब इसके कारण नेट फ्लो कितना हुआ था जीरो, तो इसका मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा जीरो, बिकॉज क्योंकि थर्मल वेलोसिटी के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपर इम्पोज हुआ है, वो अभी भी रैंडम मोशन कर रहा है, लेकिन उस रैंडम मोशन के कारण कोई भी फ्लो नहीं हुआ है। फ्लो केवल किससे कारण हुआ था ए टाउ वाले पार्ट से जो ड्रिफ्ट था, लेकिन ये ड्रिफ्ट थर्मल के ऊपर क्या हुआ था सुपर इम्पोज हुआ था और वो क्या बनाया यू, लेकिन अभी भी इनका नेट कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा जीरो, वो यहाँ प्रूफ हो गया। देखिए तो इन सब का नेट कंट्रीब्यूशन अभी कितना है जीरो है, दैट इज यू वन, देखिए एरो लगाना जरूरी है ऊपर से यू वन प्लस, तभी एवरेज वेलोसिटी बनेगा, अदरवाइज एवरेज स्पीड बन जाएगा और एवरेज स्पीड जो नहीं होता है यू एन अपॉन एन, हमने एरो लगाया है तो एवरेज वेलोसिटी है इक्वल टू जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको मान लेते हैं कितना टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एंड सो ऑन टाउ एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू, हम लोग कितना मान लेते हैं टाउ, ये हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया कि टाउ जो है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये हमने कंसिडर किया। देखिए अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, v का वैल्यू इतना था, वी डी निकाला था इतना, तो इस वी डी में आते हैं हम लोग, इस वी डी में ये चीज़ क्या हो गई, दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी ऑलमोस्ट क्या है जीरो होगी, उस जगह नेट फ्लो कितना है जीरो, प्लस कौन था ए था, और इसको हम लोगों ने कितना मान लिया टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एंड सो ऑन टाउ वन, इसको हम लोगों ने एवरेज टाउ माना, तो वी डी ए टाउ, तो वी डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ, याद रखिए भाई वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ, तो जब भी आपसे कोई वी डी कहीं पे चल रहा है तो वो तुरंत ए टाउ पे से रिप्लाई का जवाब देना है, तो वी डी इक्वल टू ए टाउ, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वी डी इक्वल टू ए टाउ, ठीक है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म है, तो वी डी इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या था पीछे, ए का वैल्यू कितना था माइनस ई अपॉन एम, माइनस ई अपॉन एम, ये किसका वैल्यू था एक्सप्रेशन का वेक्टर फॉर्म में, वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है। माइनस एन साइन क्या सिग्निफाई करा, माइनस एन व्हाट इज माइनस एन सिग्निफाई, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी डी इक्वल टू कितना है, तो वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। मॉड निकालते हैं, तो मॉड लगाते हैं, तो मॉड ऑफ वी डी इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है ना। तो मॉड का मतलब आप लोग समझते हैं भाई, तो वी डी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बाई स्क्वायर, तो ई अपॉन एम ई इंटू टाउ, तो ये क्या निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। देखिए भाई यहाँ पर वी डी किस में डिपेंड करिए, ई अपॉन एम कॉन्स्टेंट है, तो वी डी ई अपॉन एम कॉन्स्टेंट अगर आपका वेलोसिटी वी डी, तो वी डी प्रोपोर्शनल टू ई, पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो वी और ई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, वी डी प्रोपोर्शनल टू टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में डिपेंड कर रहा है टाउ पर, रिलैक्सेशन टाइम पर, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, तो टाइम टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लिया,
अब ये टाइम किसने डिपेंड करेगा, ये टाइम डिपेंड करेगा आपकी थर्मल वेलोसिटी पर। मतलब आपका ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। थर्मल वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा दो कोलिजन के बीच में, आप टाइम उतना ही कम लोगे। टाइम कम लोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी से वी डी कम हो गया तो करंट का वैल्यू भी कम हो जाएगा। देखिए टेम्परेचर का जिक्र होने लगा है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिरेक्शनल टाइम है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी कम होगी। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने में क्या बढ़ेगा, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये तो हटाइए, दूर की बात है। ई का वैल्यू पुटअप करते हैं। ई का वैल्यू कितना है, एम अपॉन है, तो वी डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम। और ई का वैल्यू क्या था, सॉरी एम नहीं वी, अब वी अपॉन एल इंटू टाउ। तो वी डी इक्वल टू क्या, तो वी डी इज इक्वल्स टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो यहाँ से फिर एक दिशा निकाल के, तो वी किस में डिपेंड कर रहा है भाई, तो वी डी प्रोपोर्शनल टू वी। देखिए अगर v कांस्टेंट है, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट, एक कंडीशन अगर v कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, वी डी प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि वायर को अगर आप वायर की लेंथ अगर बढ़ा दोगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। लेकिन कब, एट कांस्टेंट पोटेंशियल, दैट इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल वी डी प्रोपोर्शनल टू 1/L। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/L के प्रोपोर्शनल है। लेंथ के बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा अगर अप्लाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है तो। टाउ आप लोग जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी घटेगी। रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा। बाकी हम लोग डिस्कस न्यूमेरिकल में करते रहेंगे। लेकिन छोटी बात पकड़े भाई, यहाँ ये बीच में से छोटी छोटी बातों से सवाल निकलते हैं, फिर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं वहाँ पे। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन v प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीजेस। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इफ अप्लाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो लेंथ के बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, लेंथ के बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा और लेंथ के घटने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो उसके लिए सवाल में एक एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन दी होंगी, वो दूर की बात है। तो वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ हमारा यहाँ पर निकल के आया। हमने ओम्स लॉ निकालना है। ओम्स लॉ निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, अब ओम्स लॉ हमको निकालना है तो आई इज इक्वल टू कितना होता है बताइए। आई इक्वल टू कितना था, आई इक्वल टू था एन ई ए वी डी। बस खत्म ही होने वाला है, पेजेस भी खत्म होगा, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू कितना होता है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू कितना होता है, एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू कितना है, एन ई वी डी। कल प्रूफ किया था ना। अब बड़ी मेहनत करके हम वी डी निकाल कर लाए। वी डी कितना है भाई, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। वट इज़ वी डी, वट इज़ वी डी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वट इज़ वी डी। वी डी इक्वल टू ए टाउ, वी डी इक्वल टू ए टाउ, वी डी इक्वल टू ए टाउ। वट इज़ ए, एक्सेलरेशन। वट इज़ एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। वट इज़ फोर्स, ई इंटू ई। तो वट इज़ एक्सेलरेशन, ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। ये तो था, ठीक है। तो वहाँ पर इसका वैल्यू पुटअप कर देखो, वट इज वी डी इक्वल टू ए टाउ, वी डी इक्वल टू, वी डी इक्वल टू, फिर देखिए वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ। प्रूफ किया, यस। ए क्या है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या होता है, ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। वट इज ई, ई क्या है, वी अपॉन एल, तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये वी डी, कितना आसान सा फॉर्मूला है भाई, ठीक है। फिर सुनिए, वी डी इक्वल्स टू, वी डी इक्वल्स टू प्रूफ किया ना ए टाउ। ये तो आपको याद ही रखना है, वी डी इक्वल टू ए टाउ। व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज फोर्स, फिर बताइए फोर्स क्या है, फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ई इंटू ई अपॉन एम, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, ई इंटू ई अपॉन, और ई इक्वल टू क्या था, वी अपॉन एल। तो क्या हो गया भाई, वी डी इक्वल्स टू कितना आ गया, वी अपॉन एल रख सकते हैं, तो ई वी अपॉन एम एल। तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, सिंपल सा था, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो यहाँ पर रख देते हैं ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये क्या निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू। देखिए वी को यहीं रख के बाकी सबको पहले तरफ भेजिए। तो एम एल, ये एम एल यहाँ चले गया, एन ई और ई स्क्वायर। एम एल यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा, एन ई और ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए, यस, एन ई स्क्वायर ए, हाँ, एन ई स्क्वायर ए वी इंटू टाउ। तो एन ई स्क्वायर ए वी इंटू टाउ, ठीक है ना। इनको v यहाँ अलग रखिए, यहाँ पर हमको सॉरी एम एल के साथ आई भी होगा। v और i को सेपरेट करिए, इन सबको यहाँ भेजो। तो एम एल अपॉन एन अपॉन माया
ई स्क्वायर अपॉन में आया, टाउ अपॉन में आया, ए अपॉन में इज इक्वल्स टू वी, आई भी अपॉन में आएगा तो अपॉन आई, ठीक है ना। तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, या वी इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, मैथमेटिक्स है, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू कितना है आई। एम क्या है, मास, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का मास है, लेंथ मैकेनिकल स्ट्रेन के अंदर वायर के लेंथ में कोई चेंज नहीं करना है, ए मैकेनिकल स्ट्रेन में एरिया ऑफ क्रॉस में कोई चेंज नहीं करना है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट बना रहेगा, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ए मैकेनिकल स्ट्रेन के अंदर, एल मैकेनिकल स्ट्रेन के अंदर, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के चेंज होने पर ये चेंज होगा। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और जो एम और ए हैं या जो बाकी चीज़ें हैं दिस आर मैकेनिकल स्ट्रेन। तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेन और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू आई। तो इन विच कंडीशन v प्रोपोर्शनल टू v कब आई के प्रोपोर्शनल है, जब एल ए यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट, जब टाउ मतलब टेम्परेचर रिमेंस, टाउ टाइम है लेकिन ये किस में डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर और अदर मैकेनिकल स्ट्रेन अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेंस अनचेंज, दैट इज v प्रोपोर्शनल टू आई। और v इक्वल टू क्या था, आर इंटू आई। कंपेयर करेंगे तो v इक्वल टू आर इंटू आई, आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, v इक्वल टू आर इंटू आई, तो आर इंटू आई, तो ये कौन बना आर, तो आर इज इक्वल्स टू कितना है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, दैट इज रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर आपसे बोला जाता है कि भाई राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, दिस इज ओम्स लॉ, खत्म हो गया, ठीक है ना। आप एक बार शुरू से शुरू कर लेते हैं, पहला पेज कौन सा था हमारा, पेज यहाँ से था, यहाँ से था क्या, यहाँ से था ओम्स लॉ, रुकिए एक मिनट, ओम्स लॉ कहाँ गया भाई, ओम्स लॉ, ठीक है मिल गया। ओम्स लॉ क्या, ओम्स लॉ फिर सुनिए, इफ physical conditions like temperature or mechanical strain remains unchanged, then the potential difference applied across the end of a wire is directly proportional to the current flowing through it, directly proportional to the current flowing through it, v equal to v proportional to I, v equal to ri, v proportional to I is Ohm's law, v equal to ri is not Ohm's law। ये Ohm's law तब कहलाएगा जब r कांस्टेंट होगा, अदरवाइज v इक्वल टू आर इज नॉट ओम्स लॉ, v इक्वल टू आर इज ओम्स लॉ व्हेन r इज कांस्टेंट। अब v अपन i के रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम्पेयर के लिए कितना वोल्ट लगाया v, आई एम्पेयर मेंटेन करना है तो कितना वोल्ट, आई एम करंट मेंटेन करना है तो आपको पोटेंशियल बैटरी लगाना पड़ेगा, हमने 1 एम्पेयर मेंटेन करना है। अच्छा आई एम्पेयर मेंटेन करने के लिए कितना वोल्ट लगाया v, तो 1 एम्पेयर मेंटेन करने के लिए कितना लगाएंगे v अपॉन आई, तो v इट इज v अपॉन आई रिप्रेजेंट, v अपॉन आई रिप्रेजेंट हाउ मच पोटेंशियल इज अप्लाई टू मेंटेन यूनिट अमाउंट ऑफ करंट, 1 एम्पेयर के लिए कितना करंट लगाना है, तो आई एम्पेयर के लिए v वोल्ट, 1 एम्पेयर के लिए v अपॉन आई, तो आर इक्वल टू कितना रहा v अपॉन आई। तो v अपॉन आई इज जस्ट सिग्निफाई हाउ मच पोटेंशियल अप्लाई टू मेंटेन इन अमाउंट ऑफ करंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट को मेंटेन करने के लिए आपको जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाना है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट इज़ ओम्स लॉ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, अच्छा यूनिट ऑफ आर बताना भूल गया, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर भाई ऐसा यूनिट ऑफ आर क्या है, ये तो बच्चों का ऐसा हो गया भाई, तो हाई स्कूल में हमने सीखा है भाई, रहने दीजिए टाइप, ऐसा यूनिट ऑफ आर इज ओम, क्या होगा ओम, ओम सिंबल क्या होता है इसका, ओम ही होता नहीं होता है, तो आर का यूनिट क्या ओम, तो 1 ओम, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर, ठीक है, 1 ओम मतलब 1 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर। व्हाट डू यू मीन बाय 2 ओम, 2 ओम मीन्स 2 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर, कितना आसान है। व्हाट इज 3 ओम, 3 ओम मतलब 3 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर। व्हाट इज 4 ओम, 4 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर, दैट इज 1 ओम, 1 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर के लिए कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर के लिए कितना वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 एम्पियर के लिए कितना वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 एम्पियर के लिए कितना वोल्ट, 4। तो जितना ज़्यादा बड़ा ओम है, 4 ओम मतलब 4 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर, 5 ओम मतलब 5 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर, 3 ओम मतलब 3 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर। तो इनडायरेक्टली है क्या भाई, हाउ मच पोटेंशियल इज अप्लाई टू फ्लो यूनिट अमाउंट ऑफ करंट, तो 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर, 2 ओम मतलब 2 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर, 3 ओम मतलब 3 वोल्ट फॉर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के लिए आप कितना वोल्ट अप्लाई करो, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ओम्स लॉ का हम लोग डेरिवेशन किए थे, तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन हम लोगों ने क्या कहते बताइए। ओम अच्छा वी और आई के बीच में ग्राफ, पहले तो वी और आई के बीच में ग्राफ खींच, तो वी और आई के बीच में ग्राफ कैसा था, वी और आई के बीच में ग्राफ हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये हमारा लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन फॉलो होगी, तो वी और आई के बीच में आने वाला जो ग्राफ होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट
लाइन ही होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमने कैसे प्रूफ किया, बहुत आसान सा इसका प्रूफ था, कोई अनोखी बात यहाँ पर नहीं थी। तो ग्राफ इनके बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, तो v इक्वल टू आई आ एंगल y इक्वल टू एम एक्स कंपेयर किया, तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर हम स्लोप के लिए एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, एक्सेस से, तो यहाँ पर स्लोप के लिए एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, आई से। तो जिस लाइन का स्लोप आई एक्सेस से इतना ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ आई एक्सेस से किसका स्लोप बड़ा है, ए का, तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ आई एक्सेस से किसका स्लोप बड़ा है, बी का, तो बी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब प्रूव करते हैं। मोबाइल लिया, क्या लगा, वायर के अक्रॉस बैटरी की के साथ लेंथ कितनी है, एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ को फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उसके अपोजिट। अपोजिट मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज एल, लेंथ। ए ये तो खैर पैरामीटर हो गए। ए इक्वल टू कितना रहा, वी अपॉन एल। वी अपॉन एल हो गया। तो एफ इक्वल टू क्या है, फोर्स। फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई। क्यू क्या है, चार्ज। और हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो माइनस ई है। तो इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। वट इज सेज बाई न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहता है भाई, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स लगाया तो एक्सेलेरेशन होगा एम इंटू ए। तो एम इंटू इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। तो ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। तो वट इज ए, एक्सेलरेशन, ठीक है। मॉड निकालेंगे तो माइनस ई अपॉन एम। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो निकालना आ गया भाई आपको। देखो भाई ओरल करते हैं एक बार, इसको बिना देखे करते हैं, बिना देखे इसको कुछ मत देखे, बिना देखे हम लोग करते हैं। वट इज़ फोर्स, एफ इक्वल टू कितना था, एम इंटू एफ इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई। क्यू कितना है, ई माइनस ई इंटू एफ इक्वल टू एम इंटू, एफ इक्वल टू एम इंटू से कंपेयर करेंगे तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। तो ए कितना आ गया, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। वट इज ई, ई कितना था, वी अपॉन एल। तो ए इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल, ठीक है, कैपिटल वी। तो ई वी अपॉन एम एल आ गया। Let u1, u2, u3 and so on, un are the thermal velocities of respective electrons and their respective relaxation times are tau1, tau2, tau3 and so on, tau1. After applying electric field, the velocity of each electron before just collision is v1, v2, v3, vn, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टाउ, समझे भाई। u क्या है, थर्मल वेलोसिटी। ए टाउ क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट किया। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टाउ। v इक्वल टू यू प्लस ए टाउ में v1 इक्वल टू कितना रहेगा भाई, v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू। v3 इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ थ्री। vn इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, ठीक है ना। तो अब इनका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ए सब के लिए सेम क्यों है, पता लगी बात। अब क्या निकाल लेते हैं इन सबका निकालते हैं एवरेज। तो वी डी इक्वल टू कितना है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन वी एन अपॉन एन, ठीक है। तो वी वन का, वी टू का, वी थ्री का, वी एन सबका वैल्यू पुटअप किया। यू थर्मल लग रखा, ये तो सेपरेट कर दिया। तो इतना अपॉन एन प्लस इतना अपॉन एन। तो ये चीज़ क्या बन गई, ये हो गया एवरेज थर्मल। एवरेज थर्मल कितना होगा भाई हमारा, 0। और इसको हम लोगों ने कितना मान लिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो वी डी इक्वल टू कितना आ रहा भाई, ये कितना है, 0 प्लस ए टाउ। तो वी इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ, यानी कि एवरेज देखिए, एवरेज थर्मल कितना है, 0। नेट फ्लो 0, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो ए टाउ वट इज़ ए, ये निकालना बताया ना अभी। अभी से वैल्यू पुटअप कर देंगे, ई अपॉन एम। वैल्यू पुटअप करने के बाद ये चीज़ आई और फिर एवरेज निकाल के आ गया। तो ई का वैल्यू कितना है, ई का, बाकी कंडीशन आपको याद रखनी है कहाँ पर कौन सी कंडीशन बनी। ई का वैल्यू कितना है, वी अपॉन एन। तो ई इक्वल टू वी अपॉन एन, वी डी इक्वल टू। अगर इसको क्या करना है, इसको आई इक्वल टू एन ई ए वी डी नाम के फॉर्मूले में हम लोगों ने पुटअप करना है। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी में हमने वी डी का ये वैल्यू पुटअप किया और सॉल्व करते करते कंडीशन निकल के आ गई, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब हल्का सा एक चीज़, कल एक बच्ची ने मोबिलिटी वाला टॉपिक पहले कर लिया तो अब आ जाएगा, लेकिन हल्का सा मोबिलिटी अब आप चलते हैं। व्हाट इज मोबिलिटी, म्यू। म्यू क्या था, व्हाट इज मोबिलिटी, म्यू क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड इन यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या था, ई स्ट्रेंथ पर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन किया, वी डी। तो यूनिट पर कितना करेगा, वी डी अपॉन ई। तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अच्छा, अब वी डी इक्वल्स टू कितना है, बताओ। वी डी इक्वल टू, अरे थोड़ी देर पहले बोला ना, ए टाउ। वी डी इक्वल टू ए टाउ। व्हाट इज ए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स ई, ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये तो था। अरे एक्सीलरेशन मतलब फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या, ई अपॉन एम। नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको डायरेक्शन अभी नहीं लेनी है। तो भाई वी डी अपॉन ई, ई पर कितना है, वी डी। तो यूनिट पर मोबिलिटी कितना है, वी डी अपॉन ई। तो वी डी अपॉन ई, तो वी डी कितना निकल गया। तो यहाँ से जो वी डी आया अपना, वो वी डी कितना आ गया भाई, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। इसी को यहाँ भेज देते हैं, इसी को यहाँ भेजते हैं, तो कितना आएगा, वी डी अपॉन ई इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो वी डी अपॉन ई क्या है, मोबिलिटी, दैट इज म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई अपॉन एम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट है। टाउ क्या है, टेम्परेचर। दैट टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। एंड रिलैक्सेशन टाइम किस डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। दैट इज मोबिलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन
रिलैक्सेशन टाइम और ओनली इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने पर आपका इलेक्ट्रॉनों का थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा तो दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम इंटरवल भी घटेगा, मोबिलिटी भी घटेगी। दैट इज मोबिलिटीज डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने पर टाउ टेम्परेचर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम। और ये डिपेंड करेगा आपकी थर्मल वेलोसिटी पर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा थर्मल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा, मोबिलिटी भी कम होगी। तो इसको आप मोबिलिटी वाले टॉपिक में फिर ऐड कर लीजिएगा। तो दिस इज ओम्स लॉ। चलिए, थैंक यू।